कि अभी अगले सत्र की तैयारी हो रही है और अगले सत्र के लिए हमारे मंच पर जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, हंसी मजाक से लेकर तंज से लेकर सटायर व्यंग, इन सभी पर बात करने के लिए, इसी संतुलन के लिए आज एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच सेशन 2 में शिरकत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ परितोष त्रिपाठी जी को। आपका स्वागत है परितोष जी, कृपया मंच पर पधारें। और इस सत्र को संचालित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मल्लिका। कल हमने आपको बहुत मिस किया, आज आप हमारे बीच हैं। मंच अब आपके हवाले। शुक्रिया मीनाक्षी। नमस्कार आप सभी के साथ, मैं हूं मल्लिका मल्होत्रा और एनडीटीवी के क्रिएटर्स मंच पर आप सभी का स्वागत है। परितोष जी प्लीज़ आइए, विराजिए। ज़ोरदार तालियां हो जाए परितोष त्रिपाठी जी के लिए। थैंक यू सो मच। सुनाई दे रहा ना? दिल्ली ऊंचा सुनती है। तो हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल समय में भी मुस्कुराते हुए रहने का हुनर रखते हैं, शब्दों से खेलना उनको बखूबी आता है। आज के हमारे सत्र में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां हास्य, अनुभव, भाषा और जीवन की छोटी छोटी सीखें मिलकर एक अलग ही पाठशाला बनाएंगी, परितोष की पाठशाला बनाएंगी। तो आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं उस आवाज़ का जो मंच पर आते ही माहौल बदल देती है, लोगों को अपना बना लेती है। परितोष की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लेकिन परितोष, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप कॉमेडी में भी अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, अभिनय में भी छाप छोड़ चुके हैं और आपके शब्द सीधा दिल पर दस्तक देते हैं। इतना हुनर आपके पास है, आप कौन सी पाठशाला में गए हैं? मुझे लगता है कि एक तो हेलो नमस्ते सबको, और एनडीटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ही कूल लग रहा है और मुझे लगता है कि जब जब साहित्य और लिटरेचर की बात आती है लगता है ऐसा बड़ा नीरस सा होगा, बड़ा बोरिंग सा होगा। हिंदी बहुत कूल है, सबसे कूल हिंदी है। एक दिन देखना हिंदी नेक्स्ट इंग्लिश हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ। तो बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं। अच्छा, एक तो क्या है, इनका नाम मीनाक्षी है, मल्लिका है, मीनाक्षी आप हैं? ओ, तो आप दूर ही रहें, मेरी वाइफ का नाम मीनाक्षी है। जिंदगी में एक ही काफी है। मीनाक्षी से होस्टिंग करवा रहे और कह रहे कॉमेडी करो, कौन कर पाएगा? बीबी के नाम का भी खौफ होता है, नाम का भी खौफ होता है, बाकी आप लोगों को पता ही है। हाँ, आपका सवाल यह था कि कौन सी पाठशाला में गया। मुझे लगता है कि धरती पे कोई भी स्कूल जो है वो माँ बाप से बढ़ के नहीं है। बाप जो है वो हाथ पकड़ के लिखना सिखाता है, माँ उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। इससे बड़ी पढ़ाई कुछ नहीं है धरती पे। हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में पहली कहानीकार जो होती है वो माँ होती है और हमारी ज़िंदगी का पहला किरदार हमारा बाप होता है। तो जो आया है माँ बाप से आया है। और बाकी जो है वो तजुर्बों से आया है। कुछ इसी दिल्ली में कई बार दिल तोड़वाने के बाद मुंबई गए, तो कुछ यहाँ से भी सीख के गए हैं। ड्यू में बहुत प्यार मेरा ड्यू है, तो उसकी भरपाई करते रहते हैं। हाँ, और एक मज़ेदार बात यह है कि निरंतर सीखने की एक प्रवृत्ति है। मुझे लगता है कि मैंने 5-6 साल पहले सोचा नहीं था कि मैं किताबें लिखूंगा, कविताएं करूंगा। शिल्पा जी के आशिक का रोल करना था मामा जी, और बोलते थे उन पे आशिकी करो, उसके पैसे भी मिलेंगे। ये तो फिर तो कहर है ना, ये तो खुदा का, इसके पैसे मिल रहे हैं। उस दौरान कुछ अच्छी कविताएं बन गई, तो टीवी चैनल के लोग कहते थे यार ये तो अच्छी है, ये मत बोला करो, चूरन छाप बोलो, वो ज़्यादा चलता है। तो जो बच गई उससे किताबें बन गई। तो हमारी ज़िंदगी में कुछ कुछ जो बच जाता है उससे आदमी बन जाता है। मैं सभी से कहूँगी कि इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि परितोष की पाठशाला यहाँ लग चुकी है। और जब एक ऐसा कलाकार मंच पर होता है जो हमें हंसाता भी है और जिसके शब्द हमारे दिल को छू लेते हैं, तो बातें सिर्फ बातें नहीं रह जाती हैं, बल्कि एक यादगार अनुभव बन जाती हैं। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप 2 पंक्तियाँ उन 2 लोगों के लिए सुनाएं जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ माता पिता की। पेरेंट्स को डेडिकेट कर सके अगर आप 2 पंक्तियाँ। पेरेंट्स पे तो माँ बाप पे ही तो कविताएं सुना सुना के जीवन चल रहा है। पिता पे कविता सुनाई, माँ पे मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब एक साधारण व्यक्ति होता है, हम अपने माँ बाप से शायद उस तरह से नहीं कह पाते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं, या हमें अपने जीवन में उनकी कितनी ज़रूरत है। आपके पास तो शब्दों की ताकत है। हाँ। तो यूँ समझ लीजिए कि शब्द आपके हैं लेकिन भावनाएं हम सबकी साझा है। हाँ ठीक है, पर मैं कहता हूँ फादर वाली कविता लास्ट में सुनते हैं।
पहले आशिकी क्या बोलते हो, बाकी जो बड़ों की जैसी राय हो। आशिकी पर भी जाएंगे। पहले माँ बाप, पहले माँ बाप, पहले प्यार तो माँ करने बाप दो। को प्रणाम, उसके बाद आशिकी। तो पहले पिता वाली जो कविता बहुत वायरल हुई थी ओम जी की, पहले वो सुनाता हूँ, उसके बाद फादर पे हमने लिखी वो सुनाता हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। और एक हमने पिता पे कविता लिखी थी। मेरे फादर अंग्रेजी के प्रोफेसर थे जी, और मेरी माँ हिंदी की टीचर रही है। आप मुझसे इंग्लिश में बात करेंगी तो आप खुद समझेंगी मैं माँ पे गया हूं। मैंने कहा था ना, माँ पहली कहानीकार होती है और बाप पहला किरदार होता है। बाप कहानी का वो किरदार होता है जो कहानी से धीरे 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 फेड होने लगता है, और अंत में जब जिंदगी आपको अनुभव देती है तो आप समझते हैं कि कहानी का वो किरदार नहीं है, वो कहानी का रचयिता है। उसने सब कुछ रचा है, उसने हमें रचा है अपनी सांसों से, अपने खून पसीने से। पिता पे हमने कविता लिखी थी, सुनिए। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। माँ रखती है कोख में 9 महीने हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। घर में जब सबके नए जूते आते हैं बाप के तलवे घिस जाते हैं, घर में जब सबके नए जूते आते हैं बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं, जब बाप समझ में आ जाए तब तक वो पास रहता नहीं। क्या बात है। लव योर पेरेंट्स, जितनी मोहब्बत करो कम है। एक बार जोरदार तालियां सभी माता पिता के लिए जो अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की खुशी के लिए समर्पित गीत कर भाई देते बैठे हैं। हैं। थैंक यू सो मच। यंगस्टर्स काफी यार ताली बजाओ, लगे जिंदा हो। चलिए बात आशिकी की कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि आप बात ही कर आशिकी सकते पर हैं। आना चाहते थे। बात ही कर सकते हैं, मैरिड हूं मैं। हाँ, अच्छा, आप बताइए कि पारितोष की डिक्शनरी में प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम यही है। जिन गानों को सुन के रोया करते थे उन गानों पे अब हंसी आती है, यही है प्रेम। मुझे लगता है प्रेम जो है ना वो प्रयोग करता है, जैसे साइंस वाले प्रयोग करते हैं ना गोरिल्ला पे, प्रेम प्रयोग करता है एक तरफा आशिकों पे। हम पे हमेशा प्रेम किया गया और प्रेम ने हमेशा हम पे प्रयोग किया, और अंत में कुछ नहीं बचा। हम पे ट्राई करके बाकी कहीं हम नेट प्रैक्टिस रहे हैं जिंदगी में। आप बिल्कुल दिल जले आशिक की तरह दिल बात कर जले रहे हैं। जीता था इसके लिए बजा दो, मैं 1 घंटा रो सकता हूं आज भी, जबकि लाइफ में सब ठीक चल रहा है। मोहब्बत हमारी कैसी थी, उठाना यार। मोहब्बत हमारी कैसी थी, कैसी थी मोहब्बत हमारी कैसी थी, बिहारी के लिए यूपीएससी थी। अच्छा, तभी ये कमाल की शायरी आप कर पाते हैं। देखिए वैसे यार सुन लो एक और गर्मा गर्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। इरशाद। कि सुनो यार, थोड़ा सा ऐसे ही संभाल लेना है ना, बाकी बढ़िया भी सुनाऊंगा। अपना डिस्क्लेमर दे देने का। बोला कि सीनियर्स की घटिया शायरी पे भी वाह करते थे। सीनियर वाह नहीं, वाह जिसमें गुस्सा ज्यादा होता है कि इतना घटिया इस धरती पे फट जाए माता मैं समा जाऊं। और वो हॉस्टल में बिठा के और खुद कुछ तो बूढ़े बाबा पी के सुनाया करते थे। तब अपन नशा पत्ती में भी नहीं थे, होश में कभी शायरी नहीं सुननी चाहिए, बहुत दर्द होता है। सीनियर्स की घटिया, दादा बड़े बैठे हैं यहाँ पे, आपको तो पता ही होगा ये सब। हमसे पहले ये है भाई, इनके घर में पहले बत्ती आई तो हमने उजाला देखा है, तो अपने बड़ों का सम्मान करो। सीनियर्स की घटिया शायरी पे भी वाह करते थे, दिल टूटता था बगल वाले का, हम भी आह करते थे। सीनियर्स की घटिया, इसके बाद है तुम लोगों के हिसाब का, सुन लो। सीनियर्स की घटिया शायरी पे भी वाह करते थे, दिल टूटता था बगल वाले का, हम भी आह करते थे। और ओयो के चेकआउट के साथ खत्म होती है मोहब्बत तुम्हारी। सीनियर्स की घटिया शायरी पे भी वाह करते थे, दिल टूटता था बगल वाले का, हम भी आह करते थे। और ओयो के चेकआउट के साथ खत्म होती है मोहब्बत तुम्हारी। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जो बिन देखे ब्याह करते थे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत।
अच्छा, वैसे लोगों को लगता है कि प्यार करना बहुत मुश्किल है आजकल के समय में, लेकिन मुझे लगता है प्यार करना मुश्किल नहीं है। प्यार तो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो जाता है, ना कोई लॉजिक लगा रहे हैं ना कोई दिमाग। मुझे लगता है प्यार का इजहार मुश्किल होता है, इजहार इश्क मुश्किल है। इजहार इश्क बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो एक सिचुएशन कर लेते हैं, क्या पता किसी का भला हो जाए। मान लीजिए कोई है लड़का किसी लड़की से अपना इश्क का इजहार करना चाहता है, तो कुछ प्रो टिप्स दीजिए। कर ही रहे होंगे सबके सब, तो आशिक ही लग रहे हैं मुझे। आपके अंदाज में होगा ना तो ना नहीं होगा सामने से। ओपन में धूप में एनडीटीवी का ये क्रिएटर्स मंच सजा हुआ है और ये यंगस्टर्स आए हैं, आशिकी में ही आदमी धूप में खड़ा होता है भाई, नहीं तो घर वाले बोले सिलेंडर लाओ, चले नहीं जाएंगे ये लोग कभी नहीं जाएंगे। सुनिए, इन्होंने कहा कि एक सिचुएशन है जिसमें दो लोग प्यार करते एक दूसरे को, तो खूबसूरत प्रपोजल क्या हो सकता है। जितनी मुझे समझ है कि मुझे लगता है कि भरोसा, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर और अपने से पहले सामने वाले को रखना, मुझे लगता है प्रपोजल की ये 3 कसौटियां हैं। तो सुन लो, लड़कियां हाँ कहेंगी इस पे। हाँ लड़कियां, मैं आप रेडी? आप जिनको चाहती हैं उनकी तरफ से सुना रहा हूं। गर्ल्स इन द हाउस, बहुत सही। आपने इस्तीफा दे दिया है महिला होने से, या आप तो दे ही नहीं सकती हैं, अब तो जब तक सांस है तब तक आस है। आपका नाम खौफ का दूसरा नाम है मीनाक्षी। अच्छा ठीक है, हाँ यही दिल्ली की है और मेरे ससुर जी जो है आर्मी के हैं। आप समझ रही हैं, मतलब हर तरफ से। तो गर्ल्स हाँ बोलना। हाँ, तुम्हें पढ़ने का शौक है? हाँ। मेरे साथ निकाह पढ़ लो। तुम्हें पढ़ने का शौक है? ऊंचा ऊंचा। तुम बेटा तुम निकलो, तुम जेएनजीओ के भी बात के हो। तुम यार डायपर पहने हो ना, बहुत छोटे को उठा लाए, पोलियो पीना भेजो, संभालना। हाँ, तुम्हारे जिसको चाहते हो उसकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है, मैं तो ये इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। हाँ, तुम्हें पढ़ने का शौक है? हाँ। मेरे साथ निकाह पढ़ लो। तुम्हें लिखने का शौक है? हाँ। अपने नाम के साथ मेरा नाम लिख लो। तुम्हें देखने का शौक है? हाँ। मेरे साथ जवानी से बुढ़ापा देख लो। तुम्हें समझने का शौक है? हाँ। उससे बेहतर नहीं मिलेगा, समझ लो। क्या बात है, अब तो सेटिंग पक्की है, कोई मना नहीं कर सकता इसके बाद। आपका क्या स्टेटस चल रहा है? आप मीनाक्षी पर फोकस कीजिए। मीनाक्षी नाम का खौफ ऐसा है कि मल्लिका भी मीनाक्षी सुनाई दे रहा है आपको। पहली बार? अच्छा, अरे वो भी मल्लिका ही है हमारी जिंदगी की। तुमको अलग से चमक रहा है। तुम्हारे आगे एक चेक बैठा है, देखना वो बाउंस ना हो जाए। हाँ। अच्छा, एक और, चलिए हम हंसी मजाक की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, तो मैं आपकी जो अब आज तक आपने कॉमेडियन में आप एज अ कॉमेडियन आपका, अरे नहीं नहीं किसी और का नाम नहीं लेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे एज अ कॉमेडियन भी अभी आपकी शायरी तो हमने खूब इन्जॉय की है। कॉमेडियन के लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए ये हम सब जानते हैं कि एक दुख पर हम बार बार आंसू बहा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन एक जोक पर बार बार हंसा नहीं जाता। तो ये कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहता है कि हर बार कुछ नया सोचना जिससे लोगों का मनोरंजन हो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। बहुत मुश्किल है आज के दौर में, कॉमेडी सबसे मुश्किल है मुझे लगता है। और धरती का कोई कॉमेडियन कितनी भी कोशिश कर ले, न्यूज वालों से ज्यादा हंसा नहीं पाता है। देखिए ये नहीं चलेगा, हम पर कटाक्ष नहीं। बहुत हमें टीम अप करना पड़ेगा मुझे लगता है। नहीं ऐसा नहीं, आप लोग नहीं कर सकते। बहुत मेरा पसंदीदा चैनल है, हमारा बचपन बीता है। हम लोग एक शो आता था जो हम अक्सर देखा करते थे, हमारे पूरा परिवार के साथ हम लोग देखते थे, बड़ी अच्छी बातें होती थी। एक बार मनोवर साहब आए थे, उसमें उनके लिए स्पेशल 1 घंटे का शो हुआ था। तो आई नो एनडीटीवी किस तरह से साहित्य के प्रति अपना इंटरेस्ट जगाता है, दिखाता है। सो कॉमेडी बहुत मुश्किल है मुझे लगता है, पर मेरी कोशिश ये होती है ना कि जिस पे जोक मारें उसको भी हंसी आए। जैसे हम किसी की मिमिक्री कर रहे हैं तो हाँ बाबू जिंदगी झंडवा, हाँ, उनको भी मजा आना चाहिए। हाँ, हम भूल गए, हम हैंग होते जल्दी द लेट, उनको भी मजा आना चाहिए। जैसे मैं यूपी से हूं, यूपी में पता है पहले भोजपुरी फिल्म और गोली कभी भी चल जाती थी। हालांकि गोली चलने का फिर भी मतलब होता था। मुझे भी 1-2 बार ऑफर हुई, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि बात यह नहीं है कि आप भोजपुरी फिल्मों में स्टार हो जाएं, उसके बाद आपको पॉलिटिक्स में भी जाना पड़ता है। और मेरा मन था, मैंने यहाँ तिवारी जी बड़े पॉलिटिशियन से पूछा, मैंने कहा भैया पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। कर लो। मैंने कहा कुछ बताइए पॉलिटिक्स के बारे में, तो बोले यार पॉलिटिक्स में क्या है ना
पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में क्या है ना, पॉलिटिक्स में राजनीति बहुत है। मैंने बोला ये क्या बात हुई? फालतू, इसकी प्रैक्टिस कर लो, आ जाओ पॉलिटिक्स में। तो मैं ये जोक मनोज जी के सामने भी कर सकता हूं कि देखो जी मैं आपकी मिमिक्री करता हूं, जोक करता हूं। पिंच ना हो, गुदगुदी तक ठीक है, चूटी ना काटें, इतनी ही कॉमेडी में बस बचा लें तो हर आदमी तैयार है हंसने के लिए। और अगर आपको अब हम पॉलिटिक्स में देखें तो कौन सी पार्टी से आप पर्चा भर रहे हैं, और अगर पारितोष जी राजनीति में आते हैं तो कौन कौन वोट देगा? तालियों के साथ बताइए हाथ उठाकर। ये देखिए, तैयारी कर लीजिए पारितोष जी। चाहे कितनी भी तारीफ कर लीजिए, चाहे एनडीटीवी जो है वो क्रिएटर्स का मन सजा दे, पत्रकार अपनी जात से बाहर नहीं आ सकता है। इतनी सुंदर लड़की चाकू लेके बैठी है। कहाँ है चाकू? बातों में फंसाने वाली बातें। मुझे लगता है जितना प्यार मामा जी को मिला है, 10 साल हो गए, 10 सालों से लोग संचालन करते हुए देखते हैं, फिल्मों में जितना प्यार मिला है मेरा है नहीं। मुझे लगता नहीं कि राजनीति मेरे लिए बनी है और मैं उसके लिए बनाऊं। मुझे लगता है अभिनय का चुनाव मेरा सही है और दर्शक मेरा काम देखते हैं, ये उनका चुनाव मेरे लिए सही है, बस इतना ही रहे। अच्छा पारितोष जी, जैसे इंसान घर के बाहर कोई भी मुकाम हासिल कर ले, कितना भी सफल हो जाए, लेकिन घर पे तो थोड़ा सा घर वालों के हिसाब से ही रहना पड़ता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी पारिवारिक समारोह में हो या फिर कुछ लोगों के साथ बैठे हो और किसी ने आपको कहा हो कि यार तुम तो कमाल की कॉमेडियन हो, कोई चुटकुला सुना दो? वो बड़ा अजीब होता है, मतलब एक क्या ही मतलब हुआ कि सांप दिख गया तो यार एक बार काट देते, मजा आ जाता। उसका मन भी तो होना चाहिए। आप घर में पूछती हैं सवाल इतने अपने घर वालों से? मैं वही तो कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पूछती, लेकिन घर पे मुझसे बहुत सवाल पूछे हाँ, जाते पर हैं। मुझसे भी लोग क्या है ना कि एक चीज ये है कि घर में किसी को कोई परेशानी होती है, कोई स्ट्रेस में होता है तो मुझे फोन करके, यहाँ मेरी बड़ी बहन की 2-3 सहेलियां बैठी हुई हैं, हाँ आपको ही 2-3 गिना मैंने। डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी मेरी बड़ी बहन है, जेएमसी में प्रोफेसर है, यहाँ हिंदी पढ़ाती हैं। तो उन्हें कोई परेशानी होती है, मेरे बड़े भाई हैं प्रोफेसर हैं, पूरा मास्टर विला है, 2 जीजा हैं वो भी प्रोफेसर हैं, सब साथ बैठते तो ऐसा लगता है मैं बीच में डस्टर की तरह चुपचाप हूँ। तो उन्हें कोई परेशानी होती है तो मुझे फ़ोन करके मुझसे वो बात करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। और मैं भी जब घर से कोई फ़ोन करता है परेशानी में हो तो मैं अपना भूल के मैं कोशिश करता हूँ कि उनके लिए कुछ अच्छा बोलूँ या उन्हें थोड़ी देर के लिए मैं रिलीफ दे सकूँ। हमारे साथ बहुत चीज़ें बहुत अजीब हुई हैं, इसलिए हमने कॉमेडी को चुना है। सीधी सी बात है, टूटा हुआ तारा लोगों की मुराद क्यों पूरी करता है? क्यों? क्योंकि उसको टूटने का दर्द पता है। तो मुझे दुख पता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे कॉमेडी हो जाए या मैं दूसरों को हंसा पाऊँ, बस इतनी सी बात है। तालियां होनी चाहिए इस बात पर। तो पारितोष जी, जैसे आपने बताया कि जब आपके घर वाले परेशान होते हैं, दुखी होते हैं तो आपसे बात करते हैं, आप किससे बात करते हैं जब आप लो फील करते हैं? अब मलेरिया के बारे में मच्छर को बता के कोई फायदा हो नहीं सकता है। आपने ये नहीं पूछा घर वाले मुझे फोन करते तो परेशान किससे होते हैं? मुझे से हुए होते हैं। अच्छा, आप ही से परेशान होते हैं और आप ही के पास आते हैं? हाँ, फिर? मेरे ख्याल से मैं उतना परेशान होता नहीं हूँ, मेरे ख्याल से ठीक है, बहुत हो लिया, ठीक है, अब ठीक है, अब एक धुनी रमा ली है कि चलो जी बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। क्योंकि हम धरती के पहले इंसान है नहीं कि जिसकी जिंदगी में दुख हो। हमारे पिता ही चले गए, मैं सदमे में था, मैं पहला आदमी तो हूँ जिसने बाप खोया है, बहुत सारे लोगों ने खोया है, बहुत लोग हैं जिनके दिल टूटे होंगे, बहुत लोगों का प्यार उनसे छीन लिया गया होगा। तो पार्ट ऑफ लाइफ है। इस राह में जो सब पे जिंदगी का स्क्रीन प्ले सबका सेम होता है, बस संवाद बदल जाते हैं। तो हमारी कहानी आपकी कहानी सब सेम है, बस हमारे डायलॉग्स अलग अलग हैं। बिल्कुल। और आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए ऐसे मुझे ऐसा लगता है एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मुश्किल से लोगों के पास आती है, वो मुझे लगता है उससे मैं कहूँगी संतोष, यानी कि आपका नाम पारितोष। कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, किसके पास कितना भी हो, लेकिन हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की चाहत रहती है, आस रहती है। क्या आप अपने नाम को सार्थक कर पाए? जो आपने अभी अपने बारे में बताया उससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब आप एक ऐसी जगह पर अपनी ज़िंदगी में हैं जहाँ पर आपको संतोष है, परितोष है। मतलब आई एम हैप्पी जो भी लाइफ में है, क्योंकि आप सोचिए यहाँ से 800-900 किलोमीटर दूर है देवरिया शहर। मैं ईस्टर्न यूपी का हूँ, है कोई पूर्वांचल का, यूपी बिहार का कोई है? सारे वहीं के हैं। अच्छा, इतने तो बिहार में लोग नहीं, अच्छा सब यहीं आ गए। हाँ, तो पूर्वांचल से छोटे शहर में जहाँ पे सपनों के अलावा और हिम्मत के अलावा और कुछ बड़ा होता नहीं है,
और हमारे तरफ लोगों का पहला थॉट ही नेगेटिव आता है। किसी को बताओ कि चाचा पता है गोल्ड मेडल मिला है, तो लोग बोलेंगे अरे सोना नहीं होता है, अरे पानी चढ़ाया होता है। पहला ही थॉट नेगेटिव आता है, क्योंकि बड़ी बड़ी सोच जो है वो भीतर ही रह गई, वो फलीभूत नहीं हो पाती है। तो फेल होने के एग्जाम्पल ज्यादा होते हैं कि जिंदगी में असफल ज्यादा हुए, फेल ज्यादा हुए, तो डरते बहुत हैं। मिडिल क्लास हम लोग बहुत डरे हुए लोग हैं, और डरा हुआ आदमी जब एकदम अपनी औकात पे आके सामना करता है ना, तो उसे किसी चीज का डर नहीं होता है। तो हम भी डरते 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 जब अपना शहर छोड़ दिए, जब से हुए हैं बेघर हर तरफ अपना ही घर लगता है। जब से हुए हैं बेघर हर तरफ अपना ही घर लगता है, डर हमें कैसे लगे, डरने वाले को डर लगता है। वाह, क्या बात है, तालियां हो जाए इन पंक्तियों पर। और पारितोष, आपकी एक और कविता है, मुझे लगता है अगर उसका मैं जिक्र नहीं करूंगी तो ये बातचीत अधूरी रह जाएगी, जिसका सार जो मुझे समझ में आया वो ये है कि अक्सर जो लोग खुशियां बांटते हैं उनके हिस्से में खुशियां कम होती हैं। जो लोग हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं अक्सर उनके जीवन में मुश्किलें बहुत होती हैं। अगर आप समझ गए हैं मैं किस कविता की बात कर रही हूँ तो ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनाइए। उससे पहले एक सुना देता हूँ, रोमांटिक सुनने के मूड में बैठे हैं, बाकी उनको ना लग आज जाए। इनका मूड मुझे रोमांटिक मेरा हरदम रहता है ना मीनाक्षी? अगर मुझे पता होता है ना अरे, आप अपनी इस वाली को मूड में पूछा। आ रहे हैं तो मैं रोमांटिक सवाल ज्यादा लिख कर आती। नहीं, सवाल आपके भीतर रोमांटिक है, पर क्या है, चैनल की जॉब भी तो है ना जी। यार। एक You are doing रोमांटिक well. सुन लो, उसके बाद इन्होंने जो मजदूर वाली कही है वो सुनाता हूँ। चक्कर ये है ना कि महंगा चश्मा महंगा चप्पल पहन के हम मजदूरों पे बात करते हैं, खुद ही बेवकूफ साउंड करते हैं। सच बात तो ये है, बट हैविंग सेड दैट, हम कहते तो हैं, या हमसे जो बन पड़ता है हम कर सकते हैं। तो मजदूर वाली कविता आपने कही, मुझे लगता है अब तक जो भी लिखा है मेरे हिस्से सबसे ईमानदार राइटिंग की कविता है वो। और एक रोमांटिक लिखा है, चींटियां वाला, सुना है तुम लोगों ने? किसी ने सुना है? अच्छा, जो सुने वो रहे नहीं, तुम लोग जिंदा हो। सीख तो लेने दो, सुन, स्टेटस लगाना इसको और भेज दो अपने अपने। इससे रोमांटिक इस धरती पे है नहीं, सच में नहीं है। होता तो मैं लिख दिया होता। देख रहा हो बिल्डअप, सबने मोबाइल निकाल लिया। अच्छा सुनाऊंगा कसम से, अच्छा खासा वायरल है, सुन लो। सीख तो लेने दो मनाने का हुनर, इतनी जल्दी खफा हुआ ना करो। लेट मी लर्न बेबी। सीख तो लेने दो मनाने का हुनर, इतनी जल्दी खफा हुआ ना करो। जलती नहीं है सिगरेट, जलता है कलेजा, सुर्ख होठों को ऐसे धुआं ना करो। जलती नहीं है सिगरेट, जलता है कलेजा, सुर्ख होठों को ऐसे धुआं ना करो। रोज उतारती है नजर मां मेरी, तुम मेरी सलामती की दुआ ना करो। लाइन अब आएगी। रोज उतारती है नजर मां मेरी, तुम मेरी सलामती की दुआ ना करो। और चींटियां लग गई हैं नमक के डिब्बे पे, मैंने तुमसे कहा था कुछ भी छुआ ना करो। वाह वाह, क्या बात थैंक यू है भाई, थैंक यू। संभाल लिया, थोड़ी और बजनी चाहिए, बिल्कुल है ना मीनाक्षी? 100%। मजदूर वाली जो इन्होंने कविता कही वो मैं सुना देता हूं। हमारे समाज में एक क्लास है जिसको लेबर क्लास कहते हैं। हम हमेशा ऐसा लगता है कि वो हमारे बाद हैं, नहीं, हम पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं। उनका बड़प्पन है कि वो हमारे लिए काम करने को राजी हुए हैं, और हम किसी के समय की कीमत आंकने वाले हो नहीं सकते हैं। उसने 8 घंटे काम किया है, हम कौन है जो 8 घंटे की कीमत ये लगाएं। उसने मान लिया कि चलो मुझे 200 रुपये दो, तो हम 200 रुपये दे रहे हैं, वरना किसी के समय की कीमत हम नहीं लगा सकते हैं। क्या पता उसमें कुछ और हुनर हो, किसी मजबूरी में वो काम कर रहा है। वो 8 घंटे में वो कुछ और कर सकता था, वो नहीं करके वो हमारे लिए काम कर रहा है। हमें थैंकफुल होना चाहिए। तो मजदूरों के लिए, जो लोग बिहाइंड द कैमरास काम करते हैं, एक्चुअली जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, चाहे वो चैनल हो या कोई भी जगह हो, स्क्रीन पे सामने 2 लोग दिख रहे होंगे, एनडीटीवी पे लोग शो देख रहे हैं, बिहाइंड द कैमराज 20 लोग हैं, हमसे ज्यादा पीछे लोग हैं, यानी पीछे मेहनत ज्यादा है। तो मजदूरों के लिए, लेबर क्लास के लिए कविता। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। मुझे लगता है कि मैं मूलतः एक्टर हूं और भूलतः राइटर हूं, और इस भूल के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं भगवान का कि इस तरह का कुछ लिखने को मिल जाता है, या कुछ ऐसी 2-4 शब्द जोड़ के पंक्तियां बन जाती हैं। भाव हम सबका ही है, लिख मैंने दिया है आप सबकी तरफ से। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है,
करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पैसे नहीं पाता है, एक वक्त भूखा रहता है जो आधे घंटे में पिज़्ज़ा पहुंचाता है, और बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। पूरे कपड़े में देखा नहीं है उसे कभी समाज में जो बुनकर कहलाता है, पूरे कपड़े में देखा नहीं है उसे कभी समाज में जो बुनकर कहलाता है। बेटी को पित्तल की बालियां नहीं दे पाता जो खुद को सोने के खदान में तपाता है। हर मुसीबत में वो सड़क पे आ जाता है, क्या इसी दिन के लिए वो सड़कें बनाता है? एक काम करते हैं, 4 रोटियां बनाते हैं, सिर्फ 2 ही खाते हैं, 2 ज़रूरतमंद को दे आते हैं। कल उसने हमारे घर बनाए थे, आज हम उनके घर बनाते हैं। क्या बात है, बहुत भावुक कर देने वाली ये पंक्तियां हैं। और कई बार हम लोगों को देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, महंगे सूट पहनते हैं, अच्छी घड़ी डालते हैं, लेकिन उनका व्यवहार उनके लिए काम करने वाले लोगों के साथ इतना ख़राब होता है कि वो देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे लगता है कि आपकी ये जो कविता है ये ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सबक है कि आपको उन्हें सम्मान देना होगा जो अपना जीवन आपके लिए दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना करें, एक ढंग से बात करो। एक बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी ऑन सेइंग थैंक्स, कि एक लिफ्ट वाला जो है वो लिफ्ट में ले जाने से इनकार करते क्योंकि कोई थैंक यू नहीं बोलता है। वो थैंक यू शब्द थोड़ी है, वो भाव है, कृतज्ञता है उसके प्रति जो आपके लिए कर रहा है। और अरे बहुत, एक थैंक यू में वो करोड़ों की दुआ दे देते हैं, तो हम थैंक यू नहीं बोल सकते, तो थैंक यू। तालियां हो जाए। बहुत बहुत खूबसूरत लाइन और बहुत बहुत प्यारा संदेश भी। और मुझे लगता है कि बहुत इमोशनल बातें यहाँ पर हो गई। हम थोड़ी हल्की फुल्की बातें करते हैं, वापस आशिकी पे आते हैं। आशिकी, आर यू रेडी गाइस? कौन कौन सुनना चाहता है? बोलो तुम्हारी मम्मी को। आजकल की डेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ लिखा है आपने? बहुत लिखा है, बड़ा सुनो। आजकल अलग चल रहा है। सुनो सुनो, लड़कियों की तरफ से एक पोएट्री, तेरे ना होने पर। कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं? अरे हाथ उठाइए। बहुत सही, तो दूसरी सुनाता हूं। सुनो कि तू क्यों डरती है बदनामी से, मैं तुझे बस दोस्त बताया करता हूं। हैशटैग जस्ट फ्रेंड्स। तू क्यों डरती है, हाँ हूं तो करते रहो, जिंदा हो। तू क्यों डरती है बदनामी से, मैं तुझे बस दोस्त बताया करता हूं। हो न जाए मोहब्बत कहीं फिर, मैं शाम घर में बिताया करता हूं। हो न जाए मोहब्बत कहीं फिर, मैं शाम घर में बिताया करता हूं। जाती नहीं है लाली तेरे होठों की मेरे होठों से, मैं मजबूरी में पान चबाया करता हूं। जाती नहीं है लाली तेरे होठों की मेरे होठों से, मैं मजबूरी में पान चबाया करता हूं। मिटता ही नहीं है तेरा नाम बदन से, मैं टैटू को टैटू से छुपाया करता हूं। इट्स नॉट वर्किंग। हेलो हेलो, हाँ, मैं टैटू को टैटू से छुपाया करता हूं। सब खत्म हो गया है, बस पागलपन बचा है, मैं तुझे रोज याद करता हूं, रोज भुलाया करता हूं। एक और सुनो यार, इसी गोत्र का एक और सुनो, गर्मा गर्म सुनिए। कि परेशान वो देख नहीं पाती किसी को, खराब हमने भी अपना हाल रखा है। परेशान वो देख नहीं पाती किसी को, खराब हमने भी अपना हाल रखा है। खर्च करता हूं पर कम नहीं होता, उसकी यादों का पूरा टकसाल रखा है। खर्च करता हूं पर कम नहीं होता, उसकी यादों का पूरा टकसाल रखा है। बद्दुआ मैं उसे दे नहीं सकता, उसने खुदा के नाम पे अपना नाम रखा है। बद्दुआ मैं उसे दे नहीं सकता, इसके बाद लाइन आ रही है, बद्दुआ मैं उसे दे नहीं सकता, उसने खुदा के नाम पे अपना नाम रखा है। और न फेंको प्यार के जाल, यहां हम पे किसी ने इश्क का रुमाल रखा है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। अब हम ऑडियंस का रुख करना चाहेंगे। ये मौका है आप सभी के लिए, अगर आप कुछ भी पारितोष जी से कहना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर बताइए। कोई है जो पारितोष जी से कुछ पूछना चाहता है? जी, क्या नाम है आपका? हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। हाँ जी भाई। मेरा नाम आलम सिंह है सर, मैं राजस्थान से हूँ। सो मैं कुछ पूछना नहीं चाहूँगा, इतनी तो हमारी औकात नहीं है सर। क्या बात है, आपके आने से मौसम में बदलाव आ गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी कुछ कहीं से पढ़ा था, तो वो 4 लाइनें सर के लिए बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर की तरफ से है सभी को। हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। हंसना आता है मुझे,
मुझसे गम की बात नहीं होती, मेरी बातों में मजाक होता है जनाब, लेकिन मेरी हर बात मजाक नहीं होती। क्या बात, थैंक यू। बहुत अच्छे, क्या बहुत बात है, अच्छे, बहुत अच्छे, Thank you. बहुत बहुत अच्छे। सुंदर। और कोई कुछ कहना चाहते हो? माइक दे दो जिसको भी देना है, पास द माइक। देखिए, मौका भी है, दस्तूर भी है। परितोष जी आपके सामने हैं, फिर ना और जाने दिल्ली का कब मौसम- मुलाकात होगी, और दिल्ली का भी मौसम अच्छा बदल हुआ रहा है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। बताइए जी, क्या नाम है आपका? आशा चौहान, मैं हिमकॉम की स्टूडेंट्स हूँ और मैं यहाँ पर कविताएं सुनने आई थी मोस्टली, लेकिन आपके जो जोक्स थे और जिस वे में आपने उसको प्रेजेंट किया, इट वाज अमेजिंग। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं कविता, मतलब मेरा मकसद ये था कि मैं कविता सुनने आऊँ, लेकिन आपके जोक सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने कविता कब से लिखनी शुरू की थी और आप किस चीज़ से इंस्पायर हुए थे कि आपको लगा कि हाँ मुझे कविता लिखनी चाहिए? 1:30 बजे से। नहीं, नो, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट टाइम, आई एम आस्किंग अबाउट द पर्सन, पीपल। जैसे मुझे पसंद है कि जॉन एलिया की मैं चीज़ें सुनूं। उनका फेवरेट शेर सुनाइए कोई। जॉन का कौन सा आपको पसंद है, सुनाइए। आशा फंस जाओगी। नहीं, मुझे उसके कुछ वर्ड्स याद है, मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे उन्होंने कहा था, यूं जो तू आसमान में तकता है, ये तेरा कोई अपना है क्या? यू जी हाँ, बोलिए। ये मुझे चैन क्यों नहीं क्यों पड़ता। आता? जी सर, यही वाला मुझे बहुत पसंद है। तो सर आप अपने वे में मुझे इसे सुनाइए। आई वॉन्ट टू लिसन यू इन योर वे। उनका, जॉन का या अपना? नहीं, यही वाला। ये वाला आपको सुनाऊं? जॉन, हाँ, नहीं, हमसे जॉन जॉन करम करवा लो। हाँ, नो सर। ये सबके लिए भाई, कमाल के शायर, अमरोहा के थे, हमारे हिंदुस्तानी मुल्क के थे। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, जो तू ताकता है आसमान को, कोई रहता है आसमान में क्या। और 2 लाइन तुम्हारे लिए। किसी बात पे कोई कुछ कहता ही नहीं है, यही होता है खानदान में क्या। नहीं सर, ऐसा नहीं है। और मेरा ये भी मानना था कि आपने किस टाइम से लिखनी शुरू करी थी, लाइक 2015 या 2017? अब सबसे अच्छा, ऑनेस्टली मैं आंसर देता हूँ, कभी मैंने बोला नहीं है। क्योंकि हम शब्दों को पिरोते हैं, तो हम जैसे वो शब्द फूल भी बन जाते हैं और वो खंजर का भी काम करते हैं। तो आप उसे किस वे में लिखना पसंद कर रहे हैं, ज़्यादातर फूल में या फिर खंजर में? जो सबसे पसंदीदा फूल है वो कांटों के साथ ही होता है, आपको बहुत पता ही है। बढ़िया। तो जिंदगी में कभी भी एक जैसा तो लिख के आप बोर हो जाएंगे ना। जी, इसी दिल्ली की बात है, दिल्ली में थे, कहीं किसी से प्यार हुआ तो प्यार पे लिखा, फिर दिल्ली में कोई घटना हुई तो उस पे भी कुल। बीइंग अ मेल, मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि कविता लिखना या किसी भी रचना को जन्म देना माँ बनने की प्रक्रिया है। जैसे हम कोई थॉट कंसीव करते हैं और हमारे भीतर वो बेचैनी रहती है, हम उसको संभालते हैं, उसको पालते पोसते हैं और उसको डिलीवर करते हैं, ये माँ बनने की प्रक्रिया है। तो हमारे भीतर भी कोई चीज़ घटी होगी, किसी चीज़ का असर हुआ होगा, उसके बाद ने लिखना शुरू किया। तो बहुत टाइम हो गया बेटा, पिछले बेसिकली जन्म की आपने बात है। आशिकी पे लिखना शुरू किया था। आशिकी पे नहीं लिखा, लिखा तो बहुत सीरियस ही था, पर मैं कविताओं में उपमा देता रहा, वो साउथ की थी, खा गई। एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं 1:30 बजे का तो मुझे याद है, 1:30 बजे मैंने टाइप किया था। मैंने सबसे पहली बार कब लिखा था आपको पता है? मेरी साइकिल चोरी हो गई थी, मैं 7th में था, बहुत पहले की बात है। हाँ, तो वो सैड मोमेंट था, तो उसको लेकर के 7th में था, मेरी साइकिल खो गई थी और मैं घर पे आके मैं डर के मारे नहीं बता रहा था, क्योंकि कुछ होता था तो उससे ज़्यादा मार घर पे पड़ती थी। तो मैंने बताया, मैंने कहा कोई किसी ने चुरा ली। तो पिताजी ने बहुत सुनाया कि तुम यार ऐसे हो, तुम मिडिल क्लास घर में हो और साइकिल खरीदे तुम्हारे लिए, तुमने चोरी करवा दी। तो मैं बहुत दुखी हुआ। तो उस पर मैंने कोई तुस्तक कविता लिखी थी, तुकबंदी की, ये खोया वो खोया न जाने क्यों रोया, ऐसे करके। तो बेसिकली आपकी जर्नी टीनेज से थी। टीनेज, हाँ, टीनेज को बहुत टाइम हो गया बाबू। जी, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं सभी से दरख्वास्त करती हूँ, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच सजा हुआ है, पारितोष की पाठशाला चल रही है। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, यहाँ पर बैठिए। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है पारितोष के लिए, कोई और है जो सवाल पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? माइक देते रहो दोस्त, माइक देते रहो मैम, माइक देते रहिए जी ब्रदर। गुड इवनिंग, हेलो।
हेलो। सबसे पहले नमस्कार सभी को और आपको नमस्कार। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आजकल जेनजी के बारे में बहुत सारे शब्द, लेकिन आपके लिए जेनजी क्या है? जेनजी क्या है? अपने मुझे अंदाज लगता में। है जब हम अपने समय में थे, अपने टीनेज में थे, तो हमारे सीनियर्स को देख के हमें लगता था इनको कुछ नहीं आता, इनसे ज़्यादा हमें जानकारी है। अभी जेनजी और हमारा मामला वही है। जेनजी लोगों को लगता है कि हमसे ज़्यादा उनको पता है, और उनके बाद जेनजी अल्फा आएंगे, उनको लगेगा कि जेनजी तो किसी लायक नहीं है, 2 कौड़ी के हैं, उनसे ज़्यादा हम जानते हैं। ये प्रोसेस है। पर मुझे लगता है कि सीखने सिखाने की जो प्रवृत्तियाँ बनी रहनी चाहिए। जेनजी बहुत कुछ सिखाते हैं, छोटी छोटी बात पे ब्रेकअप करना सिखाते हैं। 14-15 साल की उम्र में कहते हैं डिप्रेशन में भग। अबे चलो बे, लौंडे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने ये जेनजी के बारे में बात की, मुझे लगता है जेनजी की एक अच्छी बात यह है कि वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, हर चीज़ को समझना चाहते हैं, हर चीज़ के पीछे लॉजिक खोजते हैं। बिल्कुल, और अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी curious बात होना है, अच्छी ये बात अच्छी है। बात है। हाँ, पर चक्कर है ना कि हमें जैसे कोई समस्या होती थी हम घर वालों से शेयर करते थे, हम गूगल नहीं करते थे, हम चैट जीपीटी से नहीं पूछा करते थे, हमें अपने आसपास के तजुर्बों का ज्यादा भरोसा था। बिल्कुल। पर जेनजी थोड़े अलग थलग पड़ गए हैं। थोड़ी देर इंटरनेट ना चले, घबराहट, 2 लाइक कम हो जाए तो छाती फूलने लगेगी। हमें देखो 2-3 बार लगातार रिजेक्ट हुए, फिर भी उस राय पहुंच जाते, नहीं तुम सुंदर तो लगती हो। कलेजे वाले थे। हाँ भाई, इनका माइक हेलो। प्लीज चेंज कर दीजिए। हेलो सर, मेरा नाम शानू जैन है। अक्सर अभी हाशिक की बात हुई, आशिकी की बात हुई, तब मैं ये कहना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है आपसे, हास्य अंदाज में बस पूछना चाहता हूँ कि आशिकी में ये हालात अक्सर होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मेरे मोहल्ले में खूबसूरत हसीना रहती थी, मेरे मोहल्ले में खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे मोहल्ले को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी स्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी थोड़ी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल, हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझको काका जी कह गई। अक्सर ये स्थितियां होती हैं सर, ऐसा क्यों होता है? बहुत बुरा कटा है राजा। ठीक है भाई, सुनो, देखो, प्यार में ओटीपी बना रखा है उसने हमें। ओटीपी पता है ना? 1 टाइम प्रेमी। प्यार में ओटीपी बना रखा है उसने हमें। उससे कह दो एक बार से ज्यादा मैं भी इस्तेमाल नहीं होता, तो एक बार हो गए हो, आगे ध्यान रखना, कोई और काका ना कहे। बहुत धन्यवाद सर। और कोई जो सवाल पूछना चाह जी, गिव हिम माइक। हाँ, पहले इनके तुम पास बैग वैग लेके आपके आओ, पास- तो फ्लाइट है क्या इनसे सीधे डायरेक्ट, या निजामुद्दीन से? चलिए ये आखिरी सवाल हम लेंगे। माइक दे दीजिए इन्हें। दैट लेडी शी। हाँ, सर बैग इसलिए है कि कॉलेज से ही आया हूँ सीधा। सवाल ये था कि आपने मजाक भी बहुत किया और साथ में मज़दूरों की बात की। कल मैंने जो कविता यहाँ सुनाई थी वो मज़दूरों पर ही थी। मैं शायद ये मेरा अजम्पशन है कि कई बार ऐसा होता है, कुछ बातें हैं जो लोग कहने से कतराते हैं, बात नहीं करना चाहते, पर मजाक में वो बातें कर लेते हैं। आपने एक और बात की कि मजाक ऐसा हो किसी को चुभे ना, पर भारत में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप मजाक पर ला सकते हो और शायद किसी को चुभ भी जाए, पर कोई चीज़ जिसकी बात हो ही नहीं रही उस पर मजाक कर देना, क्या वो सही है या गलत है? कोई चीज़ जिसको चुभ भी जाए पर आप तो बात ही नहीं कर रहे थे ना उसके ऊपर। अगर कोई इंसान किसी भी बारे में, भारत की बहुत सारी बातें हुई हैं, कभी पीरियड्स पर बात नहीं होती थी, आज पे मजाक हुआ, फिर वो आम बोलचाल में आए, तो क्या मतलब मजाक का जुरिडिक्शन क्या है, कैसे शुरू किया जाए? अब जो मजदूरों की बात की, एक छोटी सी बात है कि यह है कि देश यही बनाते हैं, सरकार यही चलाते हैं, पहिए हैं जनाब गाड़ी के, देश चलता है ये घिसते जाते हैं, कि रोटियां सिकती ज़रूर हैं, फ़र्क बस इतना कि वो चूल्हे इनके नहीं होते, कि रोटियां सिकती ज़रूर, कि ज़ख्मों पर मरहम लगती ज़रूर है, बस वो ज़ख्म इनके नहीं होते, चूल्हों पर रोटियां सिकती ज़रूर हैं, बस वो चूल्हे इनके नहीं होते, खुशियाँ झूलती ज़रूर हैं दहलीज़ों पर, बस वो झूले इनके नहीं होते, और दवा होती जरूर है शिकवों की, फर्क बस इतना कि वो मलाल इनके नहीं होते। लोकतंत्र है जनाब हमारा ये, हर सवाल का जवाब मिलता है इन्हें, फर्क बस इतना कि वो सवाल इनके नहीं होते। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। एक आखिरी सवाल मैम से लेना चाहेंगे। परितोष जी बात करना चाहेंगे। जी मैम। जी मैम।
मैं सुनीता अग्रवाल दिल्ली से, एक सुगम संगीत गायिका और छोटी छोटी बुक तक लिखती हूँ और यूट्यूब चैनल टोक्यो जापान में मेरा हिंदी की गूंज पर अपना चलता है। बस आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। आसमां भी मुस्कुरा रहा है आपको यहाँ देखकर, या मैं कहूँ कि ये गुलिस्तां महक उठा आपकी यहाँ आने की खुशबू से। थैंक यू सर, थैंक यू। जोरदार तालियां हो Thank you, जाएं। ma'am. Thank you. और चलते चलते परितोष, हम देख रहे हैं कि इस वक्त विश्व में कैसे हालात हैं, कई देशों में युद्ध चल रहा है। ऐसे में हम भारतवासी चैन की सांस ले पा रहे हैं, अपने घरों में महफूज सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। तो नमन है उस महान देश को जिस देश के हम वासी हैं। तो एक चलते चलते संदेश देश के नाम। मुझे लगता है कि बहुत बेईमानी होगी कोई बिना छुट्टी लिए 24 घंटे निस्वार्थ भाव से अपना परिवार छोड़ के पूरे हिंदुस्तान के लिए सियाचिन में बर्फ की चादर ओढ़ के तैनात है और हम उसे 2 लाइन की कविता में समेट दें तो लानत है हम पे। हम हाथ जोड़ के उनकी सुरक्षा की कामना कर सकते हैं और सीना तान के इस बात पे गर्व महसूस कर सकते हैं कि हमारे देश में इतने वीर सपूत पैदा हुए हैं। एक जवान से हमने पूछा त्योहारों पे अपने घर से दूर रहना आसान है। हमने पूछा त्योहारों पे अपने घर से दूर रहना आसान है, उसने कहा अपने घर से पहले पूरा हिंदुस्तान है। तो नमन उन सबको और थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। एनडीटीवी का क्रिएटर्स का ये मंच शाम होते होते अच्छे खासे लोग आए, आप सबके लिए शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, नतमस्तक हूं मैं। बाय था ना? नहीं, कि और बात थी? पहले आप अपनी बात करिए। तुम व्हाट्सअप करना बाबू, मुझे जाने दो। एक बार अपने देश के जवानों के लिए, किसानों के लिए और आने वाली पीढ़ियों में जो होंगे जो हम देख नहीं पाएंगे, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया परितोष जी आपका, आपने यहाँ समा बांध दिया। और जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में, मुझे विश्वास था कि आपसे बहुत कुछ हमें यहाँ सीखने को मिलेगा और आज ये यादगार शाम रही हम सब के लिए। मुझे लगता है ये अनुभव हम सभी को हमेशा के लिए याद रहेगा। क्यों? आपसे ये मुलाकात यादगार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तालियां हो जाएं परितोष के लिए।